रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। प्रीवियसली हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, आज हमने उसका फंक्शन डिस्कस करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फंक्शनिंग ऑफ किडनी या राइट डाउन द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, तो ये एक ही क्वेश्चन है, इसका यही आंसर होगा जो आज हमने पढ़ना है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने नेफ्रॉन की डायग्राम भी बनानी है और इसमें 3 स्टेप्स में इसे एक्सप्लेन करना है। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं कि नेफ्रॉन चूँकि फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो किडनी की फंक्शनिंग असल में न्यूरॉन की फंक्शनिंग है कि जो न्यूरॉन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वही असल में किडनी में हो रहा है। तो इस वजह से आपने फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन या फंक्शन ऑफ किडनी एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो ये देखें 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स में नेफ्रॉन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सेक्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है फ़िल्टर करना, कि यहाँ पर ब्लड की फ़िल्ट्रेशन होती है और वहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है, इसे कहते हैं फ़िल्ट्रेशन। और फिर उनमें से कुछ बेनिफिशियल और यूज़फुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दैट इज़ रीएब्जॉर्प्शन। अब ये देखिए फ़िल्ट्रेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुई है, इसलिए रीएब्जॉर्प्शन कहा गया। अगर पहले फ़िल्ट्रेशन ना होती, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती, तो फिर एब्जॉर्प्शन ही कहा जाना था। लेकिन फ़िल्ट्रेशन सेपरेशन होने के बाद फिर से एब्जॉर्प्शन हो रही है, इस वजह से रीएब्जॉर्प्शन कहा गया। और फिर क्या है सेक्रेशन। सेक्रेशन का मतलब है सेक्रीट करना, छोड़ देना, ठीक है, रिलीज़ करना। अब ये देखें फ़िल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन कहाँ पर होती है और किन किन मॉलिक्यूल्स की होती है, ये हम डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने हमने कल पढ़ा था कि आर्ट्रियोल, अफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है। आर्ट्रियोल आर्टरी से निकला है, मतलब सबसे बड़ी जो ब्लड वेसल हमारे हार्ट में से निकल रही होती है तो उसे कहते हैं आयोर्टा। आयोर्टा आगे डिवाइड हो जाती है तो उसे कहते हैं आर्ट्रियोल, आर्टरी कहा जाता है। और आर्टरी आगे डिवाइड होकर आर्ट्रियोल बनाती है। दोबारा से सुन लें कि जो अफरेंट आर्ट्रियोल है ये कैसे बनती है या आर्ट्रियोल कैसे बनती है। हमारे हार्ट में से जो मेन ब्लड वेसल निकल रही है, जो ब्लड को लेके हार्ट से बॉडी की तरफ जा रही है, उसे कहते हैं आयोर्टा। वो डिवाइड होकर आर्टरी बनाती है, आर्टरी डिवाइड होकर आर्ट्रियोल बनाती है, आर्ट्रियोल डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं, जो बिल्कुल फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे डिफ्यूजन होती है, सेल और ब्लड वेसल्स के दरमियान जहाँ पे डिफ्यूजन होती है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, एक्सचेंज होती है, वहाँ उसे कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज फिर ज्वाइन करती हैं, तो ज्वाइन करने से वो बनाती हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स फिर ज्वाइन मज़ीद करके बड़ी ब्लड वेसल्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं वेन्स। वेन्स फिर बड़ी ब्लड वेसल्स बनाते हैं जिसे कहते हैं वेना केवा। तो ये आपने टर्म्स याद रखनी है। अब उसमें से ये देखें ब्लड वेसल यहाँ पे आ रही है और कप लाइक, ये जो कप शेप्ड एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं हम बोमन कैप्सूल, इसके अंदर ये एक गुच्छा बनाते हैं जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो फिर बाहर निकलता है और ये ब्लड वेसल प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हेनले इसके अराउंड भी घूमती है। अब ये आपने याद रखना है, जो ब्लू कलर से मैंने शो किया हुआ है ये सारी ब्लड वेसल्स हैं, ये भी ब्लड वेसल्स हैं। ग्लोमेरुलस ये कैपिलरीज का गुच्छा है और ये भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर से शो किया हुआ है ये नेफ्रॉन है सारा, और इसके अराउंड जो ब्लू कलर से शो किया गया ये ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पर एक गुच्छा बन रहा है। अब इसके अंदर ग्लोमेरुलस से, जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब पाइप से पानी निकल रहा हो, ये जो पाइप आप पौधों को पानी देने के लिए पाइप यूज़ करते हैं, तो उसमें से पानी निकल रहा हो, अगर आप उस पाइप के मुंह पे थोड़ा सा हाथ रखें या उसे दबाएं तो वहाँ से ज़्यादा प्रेशर से पानी बाहर निकलता है और दूर तक जाता है। तो यहाँ पर भी वही चक्कर है
कि यहाँ पर भी अगर इसे कन्वर्जन दी जाए, इसे घुमा दिया जाए या इसे एक गुच्छा बना दिया जाए तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस या वेस्ट मटेरियल यूरिया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, ख़ास तौर पे हम यूरिया को रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट जो हैं वो यहाँ पर बोमन कैप्सूल में आ जाती हैं। यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वेस्ट मटेरियल, वाटर भी, साल्ट भी और इसके अलावा यूरिया भी, यूरिया और यूरिक एसिड, वो हायर प्रेशर की वजह से ब्लड में से निकल के बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। तो ये था पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखें, ये मटेरियल जो बोमन कैप्सूल पे है ये यहाँ से गुज़रता है, यहाँ से गुज़रता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। यहाँ पे कुछ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, री-एब्जॉर्प्शन होती है। अब इस एरिया में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हैनले के अंदर बेनिफिशियल सब्सटेंसेस की री-एब्जॉर्प्शन होगी। मतलब कि हमारा किडनी, हमारा जो ब्रेन है ये सोचेगा, ब्रेन सोचेगा और वो किडनी को मैसेज भेजेगा कि आपने कितनी री-एब्जॉर्प्शन करनी है। वो बॉडी की नीड के मुताबिक है। अगर वाटर गर्मियाँ हैं तो वाटर की ज़्यादा री-एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि हमें स्वेटिंग होती है तो हमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमने वाटर को कंजर्व करना होता है। और अगर सर्दियाँ हैं तो वाटर की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, तो उस हालत में वाटर की री-एब्जॉर्प्शन बहुत थोड़ी सी होती है। तो ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब ये देखें, यहाँ से ये फिल्ट्रेट इसे कहा जाता है इस सोल्यूशन को। तो फिल्ट्रेट यहाँ से गुज़रता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो एक साइड वाला लूप ऑफ हैनले का डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग का मतलब है वो लिम्ब जहाँ से फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, और ये असेंडिंग है। असेंडिंग का मतलब जहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। ये वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लूप ऑफ हैनले का असेंडिंग लिम्ब है, और ये वाला लूप ऑफ हैनले का स्ट्रक्चर ये डिसेंडिंग लिम्ब है। अब डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। फिर असेंडिंग लिम्ब से साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। मैंने यहाँ पर साल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, तो यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और ये ब्लड में जाएगा वाटर, मतलब कि लूप ऑफ हैनले से ब्लड में चला जाएगा। ये जिस ब्लड ने इसे सराउंड किया हुआ है, ये देखिए ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब फिर यहाँ पर जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे सेक्रीशन होगी। यहाँ तक रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आखिरी हिस्सा जो है नेफ्रॉन का, यहाँ तक नेफ्रॉन है, और ये तो कलेक्टिंग डक्ट है। बहुत सारे नेफ्रॉन अपने वेस्ट मटेरियल को, जो भी मटेरियल है उसको यूरिन बन जाता है और उसे फिर कलेक्टिंग डक्ट में ड्रेन कर देते हैं, फेंक देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर आखिरी हिस्से में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ब्लड के अंदर से जो नेफ्रॉन के सेल्स हैं वो सेक्रीशन करेंगे और ब्लड भी सेक्रीशन करेगा, ठीक है। और इस ल्यूमन के अंदर नेफ्रॉन के आखिरी हिस्से की जो नाली है उसके अंदर जो खाली हिस्सा है उसमें इस सेक्रेशन को रिलीज़ करेंगे, और वह सेक्रेशन क्या होगी? यूरिया, क्रिएटिनिन और आयंस होंगे, और इसका मकसद होगा पीएच को मेंटेन करना। पीएच आप जानते हैं कि 0 से लेके 14 तक एक स्केल है, जिसमें 7 न्यूट्रल पीएच होती है, 7 से पहले एसिडिक पीएच होती है और 7 के बाद बेसिक पीएच होती है। तो यूरिन की जो यूरिन है उसकी पीएच को मेंटेन किया जाता है 7.35 टू 7.45, इसके दरमियान में, इस रेंज में इसे मेंटेन किया जाता है, और मेंटेनेंस के लिए ही यहाँ पे सेक्रेशन की जाती है। अब सेक्रेशन करने के बाद जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मौजूद है वो अब यूरिन है, वो अब टोटली वेस्ट मटेरियल है, और उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए नेफ्रॉन इसे कलेक्टिंग डक्ट में ड्रेन कर देता है। बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच होते हैं। ये भी, ये देखें, इधर वाला नेफ्रॉन, फिर यहाँ वाला नेफ्रॉन, फिर इधर से नेफ्रॉन, इधर से नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन इसके साथ अटैच हैं। वो अपना अपना वेस्ट मटेरियल इस कलेक्टिंग डक्ट में ड्रेन करते हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर मिल के एक बड़ी नाली बनाते हैं जिसे कहते हैं रीनल पेल्विस,
और रीनल पेल्वस से फिर ये बाहर, मतलब जब रीनल से बाहर निकलती है, किडनी से बाहर निकलती है तो इसे यूरेटर कहा जाता है। फिर यूरेटर जो है दोनों किडनी से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर थोड़ी देर के लिए यूरिन को स्टोर किया जाता है और फिर यूरेथ्रा के ज़रिए आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज़ कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।